गाइस वेलकम टू सरकारी अधिकारी। आज हम हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न बिहार पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी टाइमलाइंस हैं, जैसे यूरोपियन कंपनीज़ का जो इतिहास रहा है, फिर आपके ट्राइबल रेवेलियंस, फिर आपका 1857 रिवोल्ट, नेशनल मूवमेंट बिहार के अंदर, एंड फिर जो बिहार का सेपरेशन हुआ, कैसे सेपरेट बिहार बना, उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले अराइवल ऑफ यूरोपियन से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपके बिहार के अंदर कौन आए हैं? पोर्टुगीज़। ये याद रखना है कि सबसे पहले कौन आए थे, ठीक है। एंड ये ट्रेड करते थे कहाँ से? हुगली से पटना तक। क्या क्या ये यूज़ करते थे, मतलब ट्रेड का इनका आइटम क्या क्या था? सॉल्ट पीटर, कॉटन क्लोथ, पोर्सिलिन यूटेंसिल्स एंड स्पाइसेस। ये सारे लोग पटना से ये सब चीज़ें लेके जाते थे। सेकंड आपके जो ट्रेडर्स आए थे वो थे आपके डच, ठीक है। जो पहला ट्रेडिंग हाउस किसी ने खोला था वो डच ने खोला था। भले ही पोर्तुगीज़ पहले आए, बट जो ट्रेडिंग हाउस पहला खोला पटना के अंदर वो डच ने खोला, ठीक है। एंड कब खोला? 1632 में। एंड डच किस किस में इंटरेस्टेड थे, कौन से आइटम्स में? तो कॉटन टेक्सटाइल, सॉल्ट पीटर। नेक्स्ट है हमारे ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने जो अपना ट्रेडिंग सेंटर खोला वो खोला आलमगंज पटना में। कब? 1620 में। बट ये एक साल बाद ही बंद हो गया था। फिर एक्चुअल में इनका जो ट्रेडिंग हाउस या ट्रेडिंग सेंटर जो खुला है वो खुला है 1651 में। दैट्स वाई जो डच का है वो पहला है, क्योंकि ये सिस्टमेटिकली काम कर रहा था, बट इन लोगों का ब्रिटिशर्स का जो था बंद हो गया था। 1632 में ब्रिटिश ट्रैवलर पीटर मुंडी आते हैं इंडिया के अंदर, मतलब बिहार के अंदर। तो वहाँ पे उनको पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं ट्रेड की, तो वो भी फिर ब्रिटिशर्स जो हैं वो भी ट्रेड में इंगेज हो जाते हैं कि भाई हमें भी ट्रेड करनी चाहिए। जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश की ब्रिटिशर्स ने वो अभी करेंटली में कहाँ गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस की उसमें यूज़ होती है। करेंटली उस बिल्डिंग को उस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। कहाँ पर है वो? गुलजार बाग पटना के अंदर। नेक्स्ट हमारे आते हैं दानिश। इनकी जो फैक्ट्री बनेगी वो बनेगी नेपाल कोठी, कहाँ पे? पटना के अंदर ही। एंड टाइमलाइन क्या है इसका? 1774। जो मुगल एम्परर था आपका फारूक शाह, इन्होंने इसको क्या दे दिया था? ट्रेडिंग राइट्स दे दिए थे, जिसको हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। बोल दिया इन लोगों को कि ठीक है जाओ आप जाकर ट्रेड करो। एंड बंगाल, बिहार एंड ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट है हमारे दानिश। दानिश ने जो अपनी पहली फैक्ट्री बनाई वो बनाई नेपाल कोठी, कहाँ पे? पटना में। कब बनाई? 1774 में। जो फारूक शाह था उसने अपने ब्रिटिशर्स को क्या दे दिए थे? ट्रेडिंग राइट्स दे दिए कि आप जाके कहीं भी ट्रेड करो एंड कहीं भी कॉइन्स चलाओ अपने। कब दिया था ये राइट? 1717 में। और इस राइट को हम क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा, जिसका बहुत आगे जाके मिस यूज़ भी होगा। अब हम अपने इंडिविजुअल बात करते हैं। तो 1717 में क्या मिल गया? ट्रेडिंग राइट्स मिल गया। एंड दूसरी तरफ, एक तरफ तो उसने ट्रेडिंग राइट्स दे दिए, किसने? फारूक शाह ने। दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है कि गवर्नर ऑफ बंगाल बना रहा है नया। किसको बनाया? मुर्शिद कुली खान को बनाया, ठीक है। एंड बाद में इसको उड़ीसा की गवर्नरशिप भी दे दी, किसको? मुर्शिद कुली खान को। अब मुर्शिद कुली खान जी क्या करते हैं कि उनके बाद में जो सुजाउद्दीन है उनको नवाब ऑफ बंगाल बनेंगे। कब बनेंगे? 1727 में। 1733 में क्या होगा कि इनके अंडर में, किनके? सुजाउद्दीन के अंडर में अब बिहार भी आ जाएगा। तो क्या क्या हो गया? पहले बंगाल था, फिर उड़ीसा मिला, अब बिहार भी मिल गया। एंड 1733 में सुजाउद्दीन सोचेंगे कि अलीवर्दी खान को डिप्टी बना देते हैं, कहाँ का? बिहार का, क्योंकि नया प्रदेश मिला है तो अकेले संभाल नहीं पा रहे हैं। अब सुजाउद्दीन के बाद आएंगे आपके जो नवाब बनेंगे बंगाल के, वो होंगे सरफराज खान। बट सरफराज खान ना इतने चतुर चालाक या इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, तो इनको जल्दी हटा दिया जाएगा बाय द अलीवर्दी खान। अब हटाएंगे कैसे? एक वॉर होगा, बैटल ऑफ गिरिया। कब होगा? 1740 में होगा। एंड इसमें क्या होगा कि अलीवर्दी खान जो है वो अपने गवर्नर बन जाएंगे बंगाल के, ठीक है। अब जो अलीवर्दी खान थे उन्होंने अपना काम किया एंड इनकी थोड़ी इंडिपेंडेंट अपने आप को इन्होंने घोषित कर लिया था, तो इसलिए हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे ब्रिटिशर्स इन सब के। अब अलीवर्दी खान की क्या होती है? डेथ होती है। इनके बाद जो उनके ग्रैंडसन है सिराजुद्दौला, वो नवाब बनेंगे। एंड ये बहुत कॉम्पिटेंट रूलर है। एंड ये थोड़ा किसी को और कंसिडर भी नहीं करेगा, किसी के आगे झुकेगा नहीं, टाइप्स वाला राजा है। तो इनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कंपनी के साथ सीधा सीधा। कहाँ पे? कासिम बाजार में। एंड ये कैलकटा को कैप्चर कर लेते हैं। अब ये आगे जाके क्या करेंगे? फोर्ट विलियम जो आपका कैलकटा में, उसको भी कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। एंड इस कॉन्फ्लिक्ट में एक ब्लैक होल ट्रेजेडी हो जाएगी। इसमें क्या होता है कि 146 ब्रिटिशर्स प्रिजनर्स जो है उनको जो आपका सिराजुद्दौला है वो एक छोटे से रूम में बंद कर देगा। तो सफोकेशन की वजह से मैक्सिमम उसमें मर जाते हैं, सिर्फ 23 लोग सर्वाइव होते हैं। तो इस
ट्रीटी की वजह से जो अंग्रेज़ थे बहुत ज़्यादा उसमें आगे गुस्से में, और काइंड ऑफ अली वर्दी खान को हरा दिया। अब जब हराया तो इनके साथ अली वर्दी खान के साथ एक सिराजुद्दौला के साथ एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ अलीनगर। कब होती है? 1757 में। इस ट्रीटी में है कि जो फोर्ट है आपका, फोर्ट विलियम और कैलकटा, इसकी जो अंग्रेज़ हैं वो किलाबंदी कर सकते हैं, एंड हारने के उसमें सिराजुद्दौला को उनको कंपनसेशन भी पे करना है। बट ये होगा नहीं फुलफ़िल, ट्रीटी फुलफ़िल नहीं होगी, ब्रेक हो जाएगी। तो जिसकी वजह से अब आगे जाके वॉर होगा। कौन सा? बैटल ऑफ प्लासी। किस नदी के किनारे पर होगा बैटल ऑफ प्लासी? भागीरथी नदी के किनारे पर। ठीक है। इस बैटल में क्या होगा? जो मीर जाफ़र है, मीर जाफ़र किसके अंडर था? सिराजुद्दौला के कमांडर था। ठीक है। राय दुर्लभ, मनेक चंद, अमीर चंद, जगत सेठ, ये सारे लोग क्या है? ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे। मतलब कि एक कॉन्स्पिरेसी रची गई। जो सिराजुद्दौला के बहुत ही क्लोज और बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग थे, उन लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ हाथ मिला लिए, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला को हारना पड़ता है ड्यू टू बिट्रेयल, एंड सिराजुद्दौला का उसमें मर्डर भी हो जाता है। अब सिराजुद्दौला के बाद जो मीर जाफ़र जी हैं आपके, वो बनेंगे अगले नवाब, एंड ये प्रॉपर पपेट नवाब होंगे। इसके बाद क्या होगा? आपके मीर कासिम आएंगे, नए नवाब। मीर जाफ़र के सन इन लॉ है मीर कासिम। मीर कासिम एक काम करेंगे आते ही, उनको ब्रिटिशर्स से थोड़ा अपना एंगेजमेंट कम रखना है, उसको पसंद नहीं अंग्रेज़, तो वो अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग रह के चलाना चाहता है। तो वो क्या करेगा? मुर्शिदाबाद से कैपिटल को कहाँ शिफ्ट कर लेगा? मुंगेर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस कम हो। अब दस्तक का मिसयूज़ हो रहा था। दस्तक क्या था? जो 1717 में फारूक शाह ने जो ट्रेडिंग राइट्स दिए थे, ठीक है, उसका मिसयूज़ हो रहा है, सब प्राइवेटली उसको यूज़ कर रहे हैं। तो वो क्या करेगा? इस प्रॉब्लम को कैप्चर करने के लिए अंग्रेज़ों के एकदम आमने सामने आ जाएगा। एंड ये किसको क्या अपॉइंट करता है, डैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इससे क्या होगा कि अंग्रेज़ जो है वो मीर कासिम के इस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा खिलाफ रहेंगे कि ये हमारी इकोनॉमी को, हमारी जो ट्रेडिंग चल रही है उसके बीच में ये क्यों आ रहा है, एंड इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा ऑन देयर इनकम, क्योंकि जो राजा है वो प्रॉपर उसका बैलेंस शीट मांग रहा है कि हाँ भाई कितना हमारा पैसा जा रहा है। अब इसकी वजह से क्या होगा? जो इंग्लिश एजेंट है एलिस, वो पटना को कैप्चर कर लेगा। अब मीर कासिम पटना जाएगा और एलिस को मार देगा। इस इवेंट को बोलते हैं पटना मैसेकर। ठीक है। अब इससे क्या होगा? मीर जाफ़र जो है उनको फिर से नवाब बना दिया जाएगा मीर कासिम को हटा के। अब अंग्रेज़ बोलेंगे नहीं नहीं भाई, मीर जाफ़र ही ठीक था, पप्पेट तो था कम से कम, मीर कासिम तो बहुत ज़्यादा चंट आदमी है। तो मीर कासिम को हटा के फिर से मीर जाफ़र आ जाएगा। अब मीर कासिम को हटा दिया है, बट इसके दिमाग में तो खुन्नस बैठ गई है। तो ये नवाब जो सुजाउद्दौला था, जो पहले हरा था, और मुग़ल एम्परर जो शाह आलम टू इस टाइम, उनके साथ क्या करेगा? संधि करेगा। एंड ये लोग सारे लोग मिलेंगे बैटल ऑफ बक्सर में। बैटल ऑफ बक्सर कब होता है? 1764, 22 अक्टूबर। दोनों चीज़ें इसकी याद रखनी है, प्रॉपर डेट, ईयर के साथ साथ डेट भी। ठीक है। तीनों मिलेंगे, एंड इसमें जो ब्रिटिशर्स को लीड करेगा वो होगा आपका हेक्टर मुनरो। अब जो आर्मी है, कंबाइंड आर्मी, वो क्या हो जाएगी? हार जाएगी। अब हार गई तो ट्रीटी साइन होगी कोई, तो जो ट्रीटी साइन होगी उसका नाम है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। कब होगी? 12 अगस्त 1765। इसमें शाह आलम को बोला जाएगा कि आपको दीवानी राइट्स दे देते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। ठीक है, वहाँ से अपना पेमेंट ले लो आप, एंड एनुअल पेंशन भी दे देंगे आपको। बाकी उन लोगों पे कंपनसेशन लगाया जाएगा, दोनों पे। डुअल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गई ब्रिटिश उसमें बंगाल में। किसने इस्टेब्लिश की? क्लाइव ने। कब की? 1765। याद रखना ये। इसकी वजह से क्या होगा? जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो किसको दे दी गई? नवाब को। नवाब को तो बोल दिया कि तू जाके काम कर, एंड ब्रिटिशर्स ने जो भी मिलिट्री एंड टैक्सेशन पावर्स थी वो खुद के हाथ में ले ली। तो इसकी वजह से क्या है कि जो एक्चुअल में मॉनेटरी फंक्शंस है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में। ये लोग ध्यान नहीं देंगे किसी भी इकोनॉमिक या वैसी चीज़ों पे। और नवाब भी कैसे एडमिनिस्ट्रेटिवली अच्छे से फंक्शन करेगा अगर उसके पास मिलिट्री और टैक्सेशन पावर ही नहीं है? तो जिसकी वजह से बहुत बड़ा फीमाइन आएगा। कहाँ पे? बंगाल और बिहार में। ठीक है। एंड ये बहुत ज़्यादा भयंकर वाला होगा, जिसकी वजह से जो पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया जैसे इलाके हैं वो इससे सफ़र करेंगे। अब क्या होगा? जो डुअल रूल जो अभी लगा था उसको अबॉलिश कर दिया जाएगा, एंड जो नवाब की पोस्ट है उसको भी अबॉलिश कर दिया जाएगा। किसने अबॉलिश किया? गवर्नर ऑफ बिहार, बंगाल। और कौन था वो? वॉरेन हेस्टिंग। तो डुअल रूल लगा क्लाइव के अंडर, एंड इसको हटाया किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने हटाया। कब हटाया? 1772 में। और जो लास्ट नवाब होगा बंगाल का वो होंगे आपके मुबारक उद दौला।
जो 1783 में क्या होगा, बिहार में एक और फैमिन आएगा। इसके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे जॉन चौरे, वो सजेस्ट करेंगे कि ग्रेनरी बनाते हैं बहुत बड़ी, ठीक है, ताकि जब ऐसी अकाल वकाल चीज़ें पड़ें तो उसको एज अ सरप्लस हम उसको यूज़ कर सकते हैं बाद में इमरजेंसी फंड की तरह, तो इमरजेंसी ग्रेन्स, ठीक है। इसके सजेशन पे गोल घर को बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है कि गोल घर किसके सजेशन पे बना, जॉन शोरे के सजेशन पे बना। एंड ये क्या है गोल घर? गोल घर एक ग्रेनी है, ग्रेनरी है। किसके, कहाँ बनी? पटना में बनी। कब बनी? 1784 में बनी। एंड इसके इंजीनियर कौन थे? जॉन गास्टिन। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो भी मैंने पढ़ाया है। एंड जो नहीं बताया उसको प्लीज़ कंसिडर मत करना ज़्यादा, नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, हमें इंपॉर्टेंट चीज़ ही पढ़नी है बस। अब ट्राइबल रिवेलियंस पे आते हैं जो बिहार में होंगे, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ ऐसी हैं हर तरीके से, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली, इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रहा है उनका कि ट्राइबल्स भी जो हैं इससे उब जाएंगे एंड वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ रिवोल्ट करेंगे। ये क्रोनोलॉजी है रिवोल्ट्स की, ये रट लेनी है। पहाड़िया, तिलका मांझी, तमर रिबेलियन, चीरो रिबेलियन, हो रिबेलियन, कोयल रिबेलियन, संथाल रिबेलियन, सरदारी, मुंडा, टाना भगत रिबेलियन, ठीक है। हम डिटेल में पढ़ते हैं नीचे जाके। संथाल रिबेलियन होगा 1855, 1860, 1855, 56 में, ठीक है। तो जब आपका 1857 स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले क्या होगा, जो भागलपुर से राजमहल वाला एरिया है जिसको हम शॉर्ट में दमेनेको वाला रीजन बोलते हैं, वहाँ पे एक रिबेलियन होगा। एंड ये पहला स्ट्रॉन्ग ट्राइबल रिबेलियन है जो एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ उठा था, मतलब मेजर वाला। रीज़न इसकी बात करें तो एक्सप्लॉयटेशन बाय आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स को ये लोग क्या बोलते थे? दीकूज। इन्होंने क्या किया था, मांझी सिस्टम में चेंजेस कर दिए थे, जो उनका लोकल सिस्टम होता था, एंड जो परा पंचायती सिस्टम है उसमें भी। इसके जो लीडर्स थे वो थे सिद्धू, कानू, चांद, भैरव। ये चारों के चारों नाम याद रखने हैं। कमांडर थे इनके मेजर बारो, जो इस रेबेलियन को सप्रेस करने के लिए आए थे फ्रॉम किसकी साइड से? ब्रिटिशर्स की साइड से। उसको क्या किया, संथाल ने मार दिया। किसको मार दिया? मेजर बारो को। अब बाद में फिर और आए तो कैप्टन अलेक्जेंडर को भेजा एंड लेफ्टिनेंट थॉमसन को भेजा। इन्होंने इस रेबेलियन को क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया। दो दिस रेबेलियन वॉज अनसक्सेसफुल, बट इसकी वजह से क्या हुआ, संथाल परगना टीनेंसी एक्ट 1876 वाला एक्ट जो है पास हुआ एंड संथाल परगना को फॉर्म किया गया एंड मांझी सिस्टम जो था इनको, उसको फिर से रिकॉग्नाइज किया गया। अब मुंडा रिबेलियन की बात करते हैं तो 1895 1900 में ये होता है, संथाल के बाद। ये बहुत पावरफुल ट्राइबल रिबेलियन था। इसको लोकल लैंग्वेज में या कॉमन टर्म्स में बोले तो उलगुलन रिबेलियन भी बोलते हैं। एंड इसका भी रीज़न यही था कि एक्सप्लॉयटेशन बाय द दीकूज एंड चेंजेस इन द खूनकट्टी सिस्टम। खूनकट्टी में क्या है कि कलेक्टिव ओनरशिप होती थी लैंड की, तो उसमें ब्रिटिशर्स ने चेंजेस कर दिए थे, इसको अबॉलिश कर दिया था एंड जमींदार सिस्टम को लागू कर दिया था। तो इसके खिलाफ ये जो मुंडा लोग थे वो अगेंस्ट में थे। इसके जो लीडर थे वो थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा खुद को एक अवतार बताते थे भगवान का, किसका? शिनबोग्गा का, सिंगबोंगा का, ठीक है। तो इन्होंने प्रीच किया गुड कंडक्ट, प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड मोनोथिसिज्म। इसकी वजह से लोग इन्हें इम्पोर्टेंस भी देते थे एक तरीके से। ये वैसे तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म की तरह स्टार्ट हुआ था ये रेबेलियन, बट धीरे धीरे इसने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की तरफ भी बातें करना स्टार्ट कर दिया। बाद में मुंडा स्टेट की भी इंडिपेंडेंट की डिमांड्स भी आने लगी थी एंड 1899 में स्टैब्लिश भी हुआ। बिरसा मुंडा को 1900 में अरेस्ट कर लिया गया। ही डाइड ऑफ कॉलेरा। कब? 1900 में, जिसकी वजह से ये जो रेबेलियन है वो एंड हो गया। एज अ रिजल्ट क्या रहा इस रेबेलियन का रिजल्ट? खूनकट्टी सिस्टम को जो कलेक्टिव ओनरशिप थी उसको फिर से रीइम्प्लीमेंट किया गया। खूंटी एंड गुमला को सब डिवीजन बनाया गया एंड जो छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट था उसको पास किया गया। अब कुछ और रिबेलियंस हैं जो 1857 रिवोल्ट से पहले होते हैं। एक है आपका वहाबी मूवमेंट। अब इसके फाउंडर कौन है? अब्दुल अल वहाब। ये कहाँ पे फाउंड करेंगे इस वहाबी मूवमेंट को? अरब रीजन में, इंडिया के अंदर इसको फाउंड करेंगे सैयद अहमद बैरलवी, और कहाँ पे? रायबरेली में। इसका मेन मोटिव था रिलीजियस रिफॉर्म, बट ये भी आगे जाके पॉलिटिकली काम करेगा। इसके दो सेंटर्स थे रिवोल्ट के, एक था सिटना एंड एक था पटना। एंड जो फरैज़ी मूवमेंट है बंगाल का, वो इसी मूवमेंट से क्या है? इंस्पायर्ड है। इसमें इस जो आपका वहाबी मूवमेंट है इसको सप्रेस करने के लिए दो कैंपेन्स होते हैं, अम्बाला कैंपेन और एक पटना कैंपेन। बाद में इस मूवमेंट को सप्रेस कर दिया जाता है क्योंकि जो इसके लीडर्स थे उनको इम्प्रिजनमेंट एंड कुछ को डेथ पेनल्टी दी जाती है।
नेक्स्ट है हमारा नोनिया रेबेलियन जो 1770 में होगा स्टार्ट। ठीक है, ये होगा सॉल्ट पीटर जो प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी है बिहार की, नोनिया, उनके द्वारा होगा ये। नोनिया मतलब आपकी एक सॉल्ट पीटर कम्युनिटी हो गई, प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी। जो सॉल्ट पीटर है इसको गन पाउडर बनाने के लिए काम करते थे, यूज़ करते थे। ठीक है, एंड बिहार के अंदर देखा जाए तो सॉल्ट पीटर मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया जैसे इलाकों में होता है। अब क्या करते थे कि मिडिल मैन इनके बीच में जो प्रॉफिट वगैरह होता था उसको खा जाता था। एक होता है सीधा ब्रिटिश फैक्ट्री लेके जा रहे, एक है कि मिडिल मैन के थ्रू जा रहा है, तो मिडिल मैन अपना पोर्शन लेगा, उसकी वजह से ये लोग थोड़े नाराज़ थे। तो ये लोग क्या करते थे, सीक्रेटली सेल कर देते किसको, सॉल्ट पीटर को। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, इन पर बैन कर दिया कि नहीं भाई आप तुम ऐसे नहीं करोगे। तो ये लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, 2 बाद में इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया। 1856 में होता है आपका लोटा रिवेलियन। तो ये कहानी है मुजफ्फरपुर के जेल में बंद कैदियों की। पहले वो ब्रास टम्बलर्स या ब्रास के डब्बे यूज़ करते थे। ठीक है, बट बाद में उनको बोला गया कि क्ले के उनको दे दिए बर्तन, जिसको वो अपोज कर रहे थे। एंड बाद में एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिवोल्ट उनको ब्रास टम्बलर्स फिर से अलॉट हो गए। अब 1857 रिवोल्ट की बात करते हैं बिहार के अंदर। तो ये पहला फ्रीडम स्ट्रगल है, काइंड ऑफ पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिकली, मिलिट्री रीजंस थे इसके। जो इमीडिएट कॉज था वो था ग्रीस कार्टेजेस का यूज़। एंड कहाँ से ये तूफान उठा था, ये तूफान उठा था मंगल पांडे के द्वारा, जो सोल्जर थे 24th नेटिव इन्फेंट्री के, बैरकपुर कैंटोनमेंट के। ये याद रखनी है इनके यूनिट का नाम, डेट याद रखनी है 29 मार्च 1857। इन्होंने क्या किया, जो सर्जेंट हॉक्सन एंड लेफ्टिनेंट बॉक थे उनको थोड़ा घायल कर दिया अच्छे से। एंड 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की डेथ हो गई। एंड एक्चुअल ओरिजिन अगर देखा जाए 1857 रिवोल्ट का, तो मेरठ से उठता। कब उठता, 10 मई 1857 में, जहाँ पे मेरठ कैंटोनमेंट के जो कॉमरेड्स थे या जेल जो सोल्जर्स थे वो लोग दिल्ली के लिए निकलते हैं अपनी रैली लेके। फिर जब निकलते हैं दिल्ली के लिए तो दिल्ली में बोलते हैं बहादुर शाह जी को, बहादुर शाह 2 को, कि आप हमारे एक लीडर बन जाओ। उससे पहले ये चार्ट देखिए, ये पूरा चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन, एक एक वर्ड इसका। ठीक है, बिहार में होंगे आपके लीडर कुंवर सिंह। इनको जो सप्रेस करने आएंगे रिवोल्ट को वो होंगे विलियम टेलर। दिल्ली में आपके बहादुर शाह जफ़र और बख्त खान। एंड इनको जो सप्रेस करने आएंगे वो होंगे निकलसन एंड हडसन। कानपुर में नाना साहिब सप्रेस करने आएंगे कैंपबेल। लखनऊ में बेगम हजरत महल सप्रेस करने आएंगे कैंपबेल। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और यू ग्रोव सप्रेस करने आएंगे। इलाहाबाद में लियाकत अली सप्रेस करने आएंगे नील। बरेली में खान बहादुर सप्रेस करने आएंगे विंसेंट आयर। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला सप्रेस करने आएंगे रेनाड। अब यहाँ से बात करते हैं, तो बिहार में बात करें तो 32nd इन्फेंट्री रेजिमेंट जो रोहिणी में है, ठीक है, देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ से ये रिवोल्ट जो आपका स्टार्ट होता है। एंड लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली एंड सर्जेंट ग्रांट इसमें मारे जाते हैं इस रिवोल्ट में। जो रोहिणी का रिवोल्ट था उसको सप्रेस किया गया था मेजर मैकडोनल्ड द्वारा। एंड जो रिवोल्टिंग सोल्जर्स थे उनको हैंग कर दिया गया। रिवोल्ट पटना की बात करें तो पटना में एक बुक सेलर थे पीर अली, उन्होंने इसकी बागडोर संभाली। कमिश्नर टेलर आते हैं, इस रिवोल्ट को सप्रेस कर देते हैं। पीर अली जो है उनको फांसी दे दी जाती है। 25 जुलाई 1857 को क्या होता है कि कुछ ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स मारे जाते हैं, कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में। ठीक है, दानापुर में भी कुछ और मारे जाते हैं। एंड सारे लोग जो है बाबू कुंवर सिंह से मिलते हैं, जो कौन थे, जगदीशपुर के ज़मींदार थे। इसके बाद जो गवर्नमेंट है मार्शल लॉ लगा देती है, कहाँ पे, सारण, तिरहुत, चंपारण एंड पटना डिस्ट्रिक्ट में। बहुत सारे लोग जो जेल में सोल्जर्स थे, प्रिजनर्स बन थे, उनसे भी हमारे जो रेबेलियंस थे वो मिलते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। कुंवर सिंह की बात करते हैं, तो बिहार में मेनली बात करें तो यही लीडर थे आपके 1857 रिवोल्ट के। जो मेन फॉलोअर्स थे, इनके भाई थे अमर सिंह, रितनारायण सिंह और उनके नेफ्यू निशान सिंह, जयकिशन सिंह। नाम याद रहे तो ठीक, ना रहे तो भी ठीक। कमिश्नर टेलर आते हैं, ठीक है, एंड उनको पटना बुलाया जाता है, बट क्योंकि मौलवी अहमदुल्ला, मोहम्मद हुसैन एंड बकरुल हुक ने इनको बेट्रेयल किया, काइंड ऑफ उनको बेट्रेयल माना जाता था, तो वो टेलर से मिलना मना कर देता है। मतलब क्योंकि जब कमिश्नर टेलर आ रहा है, विदेशी है, तो ऑब्वियसली जो इंडिजिनियस लोग हैं वो उनको उसी नज़र से देखेंगे कि ये हमारी जो मूवमेंट है, हमारा जो रिवोल्ट है, उसको सप्रेस करने आ रहा है, तो ये लोग नहीं मिलते हैं उससे।
एंड साइड बाय साइड क्या हो रहा है, जो बाबू कुंवर सिंह है वो सोल्जर्स इकट्ठे कर रहे हैं दानापुर कैंटोनमेंट में, अपनी पहली फैक्ट्री बनाते हैं जहाँ पे गन्स, एम्यूनेशन एंड बाकी सारी चीज़ें जो है बनाई जाएंगी। एंड आरा सिटी को कैप्चर कर लेते हैं। कैप्टन डैनवर को भेजा जाता है आरा सिटी को डिफीट करने के लिए, लिबरेट करने के काइंड ऑफ, बट वो हार जाता है इसमें। आगे बात करें तो जो शाह ऑफ अवध है वो कुंवर सिंह को डिग्री ऑफ आजमगढ़ देता है। ये याद रखना है कि किसने किसको क्या दिया। एंड बाद में क्या होता है, 18 दिसंबर में, मतलब लास्ट में, कुंवर सिंह और नाना साहिब साथ में लड़ते हैं। किससे? अंग्रेज़ों से। कहाँ पे? कानपुर में, क्योंकि नाना साहिब कहाँ पे थे? कानपुर में थे। ठीक है। एंड आजमगढ़ में भी अंग्रेज़ों को ये हरा देते हैं। बट कुछ दिन बाद जो हमारे कुंवर सिंह हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। एंड जो ब्रिटिश आर्मी जिसको लीड करते हैं आपके कैप्टन ली ग्रैंड, वो जगदीशपुर को लिबरेट करा लेते हैं। मतलब किसके हाथों से? कुंवर सिंह तो इंजर्ड हो गए थे काफ़ी, कुछ दिन बाद मर जाते हैं, तो उसी बीच में ये मौके का फ़ायदा उठा के कैप्टन ली ग्रैंड लिबरेट कर लेते हैं जगदीशपुर को। एंड 1858 में क्या होता है नवंबर में, कि जो भी क्वीन विक्टोरिया है वो अनाउंस करती हैं कि भाई जो भी हैं सरेंडर कर दो उस तरीके से, एंड बाकी जो था उनको पनिशमेंट वगैरह मिलता है। नॉट इम्पॉर्टेंट, बट यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट था। शाह अवध ने डिग्री ऑफ आजमगढ़ दिया किसको? कुंवर सिंह को। शुरू करते हैं नया टॉपिक, स्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस एंड बिहार। तो अभी हम बिहार के रेफरेंस में देखेंगे कि कांग्रेस का स्टैब्लिशमेंट कैसा रहा। जनरली देखें तो 1885 में कांग्रेस का स्टैब्लिशमेंट होता है। डेट याद रखनी एग्जैक्ट, दैट इज़ 28 दिसंबर। एंड कहाँ पे होता है? बॉम्बे में। एक्चुअल में क्या था, ये प्री डिसाइडेड था कि पुणे में होगा, बट पुणे में ड्यू टू स्प्रेड ऑफ कॉलेरा ये कहाँ पे शेड्यूल्ड होता है? रीशेड्यूल को कहाँ किया जाता है? बॉम्बे में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बॉम्बे से पहले शेड्यूल एक्चुअल कहाँ पे था? तो पुणे में था। जो फर्स्ट इसके प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के वो थे WC बैनर्जी। 72 डेलीगेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। एंड फर्स्ट सेशन में बिहार से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। अगर स्टेटमेंट वाइज आता है तो याद रखना है ये। जब सेकंड सेशन हुआ कांग्रेस का तो बिहार के उसमें डेलीगेट्स थे जो कितने थे? 31। एंड जनरल अब INC का देखें तो 28 दिसंबर 1885 में फाउंड हुआ, स्टैब्लिश हुआ। फाउंडर थे इनके AOU। ठीक है। प्लेस थी आपकी बॉम्बे। एंड जो नेमिंग है कांग्रेस की वो रखी थी दादा भाई नौरोजी ने। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे वोमेश चंद्र बैनर्जी, WC बैनर्जी। फर्स्ट सेक्रेटरी थे AOU। इनिशियल मेंबर्स थे 72। एंड जो वाइसरॉय थे उस टाइम इसके इस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे वो थे आपके लॉर्ड डफरिन। ये डफरिन और ये सब याद रखना है। कांग्रेस के 3 सेशन हुए थे बिहार में, 27th, 37th एंड 54th। 27th हुआ था 1912 में। कहाँ पे हुआ था? बाघीपुरा, पटना। और उसके चेयरमैन थे RN मधुलकर। 37th हुआ था 1992 में। कहाँ पे हुआ? गया में। एंड इसके चेयरमैन थे चित्रांदन दास। 54th हुआ 1940 में, रामगढ़, झारखंड के अंदर। अभी झारखंड में चला गया, बट उस टाइम ये बिहार का ही सेशन था। एंड चेयरमैन कौन थे इसके? अब्दुल कलाम आज़ाद। तीनों सेशंस, चेयरमैन, डेट, प्लेस सब याद रखना है। अब स्वदेशी मूवमेंट देखते हैं बिहार के अंदर। तो नॉर्मली जो बंगाल का पार्टीशन था वो अनाउंस हुआ था 20 जुलाई 1905 में। किसने अनाउंस किया था? लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया था। इम्प्लीमेंट हुआ था ये 16 अक्टूबर 1905 को। कर्जन ने तो बोला था कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस है बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बट ऐसा नहीं था। वो नेशनल स्पिरिट को, जो उस टाइम पर नेशनलिज्म और जो अगेंस्ट द ब्रिटिश जो एक स्पिरिट चल रहा था, एनर्जी चल रही थी, उसके खिलाफ था वो, उसको शांत करने के लिए। ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि रीज़न क्या था, ब्रिटिशर्स ने क्या रीज़न दिया था? तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस दिए थे। एंड इस डिवीज़न को रोकने के लिए एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाए गए थे ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है। जैसे रक्षाबंधन बनाया गया दरभंगा के अंदर। ठीक है। टू शो कि हम एक सॉलिडेरिटी में हैं, हम ब्रदरहुड में हैं, हम कोई सेपरेट नहीं कर सकता है। ओके। फिर प्रोटेस्ट को और स्ट्रेंथ देने के लिए बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस स्टैब्लिश हुई। कहाँ पे? कब? ऑन 1906 में। ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया गया ऑन 12 दिसंबर 1911। ये डेट याद रखनी है। अब एक इवेंट होता है बिहार के अंदर, डैट इज़ योर मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस। कब हुआ? 1908 में हुआ है। 2 लोग थे, खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चंद्र चक्की। उन्होंने क्या किया कि जो जज थे किंगफोर्ड, उनको मारने की कोशिश की। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। कैसे? बॉम्ब फेंक के। ठीक है। बट क्या हुआ,
एंड जो मतलब बॉम्ब फेंका इन्होंने गाड़ी पे, एंड फिर जो भी हुआ डैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस कौन मरा, बट याद रखना है कि मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। एंड इस इंसिडेंट के बाद दोनों भाग गए, ठीक है, एंड एक ने सुसाइड कर लिया प्रफुल्ल चंद्र ने, एंड खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया पूसा के अंदर, एंड बाद में उन्हें फांसी दे दी। नेक्स्ट है आपका होम रूल मूवमेंट, कहाँ पे, बिहार में। नॉर्मली पता है हमें कि 1916 में होम रूल की स्थापना होती है। 2 ब्रांचेस होती हैं, एक होती है अंडर एनी बेसेंट, एक होती है अंडर बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर के अंदर जो होम ब्रांच होगी वो आपकी पूना में हेडक्वार्टर्ड होगी, एंड जो एनी बेसेंट के अंदर होगी वो होगी आपकी मद्रास के अंदर। बिहार के अंदर जो होम रूल लीग की जो ब्रांच बनती है वो बनती है 16 दिसंबर 1916 को। चेयरमैन कौन होंगे इसके, मौलाना मजरूल हक। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ और वाइस प्रेसिडेंट्स थे इनके, जैसे खान बहादुर, सरफराज हुसैन खान, राय बहादुर, ठीक है, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, ये सब इनके वाइस प्रेसिडेंट थे। एंड चंद्रवंशी सहाय एंड वैद्यनाथ नारायण सिंह इनके सेक्रेटरीज थे। ये सब भले याद मत रखना, बट मौलाना मजरूल हक नाम याद रखना है आपको। एनी बेसेंट जो थी वो भी पटना आई थी 18 अप्रैल 1918 में, ठीक है, फिर बाद में एक और उनकी विजिट होती है, 2 बार आ चुकी हैं। एंड इसका मूवमेंट का या होम रूल लीग का जो एम था वो यही था कि हमें सेल्फ रूल अचीव करना इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल वे वाइल रिमेनिंग अंडर द ब्रिटिश एम्पायर। ऐसा कुछ नहीं है ये कि हम सेपरेशन चाहते हैं, कि हम अपना एक इंडिपेंडेंट लॉ या उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन लेके आएंगे, नहीं। इनका ये कि ब्रिटिश के अंदर रह के काम करना है, बट एक शांत तरीके से। नेक्स्ट है आपका चंपारण सत्याग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1917 में होती है। तो चंपारण के अंदर क्या था, बिहार में मतलब 3 खटिया सिस्टम चलता था, जिसमें फार्मर्स को बोला गया था कि हर 20 कट्ठा वाली जो स्पेस है आपकी, उसमें से 3 पार्ट्स में आपको इंडिगो उगाना है। एंड इंडिगो एक ऐसी क्रॉप है कि उसके बाद ज़मीन जो है बंजर हो जाती है काफ़ी, एंड उससे उनको इतना प्रॉफिट भी नहीं हो रहा था, मिडिल मैन बीच में प्रॉफिट शेयर खा जा रहे थे। तो जिसकी वजह से जो किसान थे वो दोनों तरफ से पिट रहे थे कि जो उगा रहे हैं उसका प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा, और उगाने के बाद ज़मीन कुछ और उगाने लायक भी नहीं रहती है फॉर अ टाइम बिंग, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ला जी जो हैं फिर वो मिलते हैं गांधी जी से। तो क्या होता है कि लखनऊ सेशन हो रहा होता है कांग्रेस का 1916 में। तो जो हमारे राजकुमार शुक्ला हैं, ठीक है, वेस्ट चंपारण गांव से बिलोंग करते थे ये, तो ये इस कांग्रेस सेशन को अटेंड करते हैं एंड यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को सामने रखते हैं। फिर वो महात्मा गांधी जी को बुलाते हैं बिहार में कि आइए और हमारी परेशानी को दूर कीजिए। गांधी जी पटना पहुँचते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ से चंपारण। तो उससे क्या होता है, अब गांधी जी जब जाएंगे तो गांधी जी अकेले नहीं जाएंगे, उनको बहुत सारे लोग एस्कॉर्ट करेंगे, जैसे राजेंद्र प्रसाद, ये सब, ओके, जैसे ये रहे राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुराग नारायण सिन्हा, ओके, धरणीधर, मजरूल हक, राजकुमार शुक्ला, रामनवमी प्रसाद, शंभू सारण, ठीक है, ये सारे लोग जाएंगे। अब गांधी जी पटना पहुँच गए, अब वहाँ पे जाके मीटिंग करेंगे प्लांटर्स के साथ। वहाँ पे एक कुक होगा, बतख मियाँ, ये याद रखना है, पूछा हुआ है। तो यहाँ गांधी जी को मारने की कोशिश की जाएगी, बट बतख मियाँ जो है ना बचा लेंगे। एंड अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, आगे देखते हैं। एज अ रिज़ल्ट अब जब गांधी जी बातचीत चल रही है तो चंपारण अग्रेरियन कमेटी बनाई जाएगी, ताकि ये जो सिचुएशन आई है, जो कॉज है, उसको स्टडी करना है कि हाँ भाई ऐसी सिचुएशन एक्चुअल में है भी या नहीं। इस कमेटी के जो चेयरमैन होंगे वो होंगे मध्य प्रदेश के कमिश्नर FJ स्लाय, ठीक है, और इनके कुछ और एसोसिएट्स होंगे जिसमें गांधी जी भी होंगे। रिपोर्ट के बाद कमेटी ने बोला कि हाँ भाई 3 खटिया सिस्टम को अबॉलिश कर दो, है, और इसकी वजह से क्या होता है कि 3 खटिया सिस्टम को बैन कर दिया जाता है। एंड ऑर्डर किया जाता है कि जो 25% इलीगल कलेक्शन हुआ है फ्रॉम द फार्मर्स ऑन द नेम ऑफ टैक्स, ठीक है, या जैसे भी, तो उनको वापस किया जाए। तो गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह इवेंट था एंड डैट वॉज सक्सेसफुल। मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, हमारा है दरभंगा किसान मूवमेंट, और ये कब हो रहा है, 1919 में हो रहा है। तो चंपारण सत्याग्रह से इंस्पायर्ड होकर 1919 में जो फार्मर्स थे मधुबनी दरभंगा के, ठीक है, वो लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं। किस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, इंक्रीज रेट ऑफ रेंट, ठीक है, रेंट का रेट बढ़ा दिया था बहुत ज़्यादा। एंड इनके जो लीडर होंगे दरभंगा किसान मूवमेंट के, वो होंगे आपके स्वामी विद्यानंद, ठीक है। तो इसमें भी यही था। तो इसमें इसका जो रिजल्ट निकला वो यही था कि कंसेशन हो गया था रेट पे। नेक्स्ट है आपका बकस किसान मूवमेंट, 1937 में होगा। टाइमलाइन याद रखनी है कौन कब हो रहा है। ये ज़मींदारी सिस्टम के अगेंस्ट था, ठीक है। तो इसमें जो किसान थे उनसे उनके ज़मीन के अधिकार छीन लिए गए थे। तो इस मूवमेंट के जो लीडर थे वो आपके थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। बाद में यादुनंद शर्मा आए गया के अंदर, यमुना कर गई दरभंगा एंड सारण में, एंड राहुल संकृत्यान आए आपके अनवारी
और इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया अपने अपने रीजन में। तो ये कौन सा था? बकस्त किसान मूवमेंट। नेक्स्ट है आपका किसान सभा। किसान सभा फॉर्म होती है 1922 में। कहाँ फॉर्म होती है? मुंगेर में। चेयरमैन कौन है इसके? शाह मोहम्मद ज़ुबैर। ठीक है, एंड ये पहला अटैम्प्ट था किसान सभा को बिहार में इस्टेब्लिश करने का। इसके चेयरमैन थे श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, सिद्धेश्वरी चौधरी भी, नंद किशोर, और ये नंद किशोर एंड सिद्धेश्वरी चौधरी वो द सेक्रेटरीज। 1928 में क्या होता है? स्वामी सहजानंद सरस्वती फॉर्मली किसान सभा बनाते हैं, फॉर्मल लेवल पे, कि हाँ भाई एक अच्छे से बना दी, ऑर्गेनाइज लेवल पे। कहाँ पे? बेहटा, पटना में। ये पहला अटैम्प्ट है, बट ऑर्गेनाइज कौन बना रहे हैं? सहजानंद सरस्वती। 1929 में क्या होता है? प्रोविंशियल किसान सभाएं बनाई जाती हैं अंडर द चेयरमैन ऑफ सेम स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, कहाँ पे? सोनपुर फेयर जो होता है आपका, वहीं पे। एंड श्री कृष्ण सिंह इसके सेक्रेटरी थे। बाकी और लोग भी बिहार किसान मूवमेंट में इन्वॉल्व थे, जैसे करयानंद शर्मा, राहुल संकृत्यानंद, पंचनंद शर्मा, यादोनंद शर्मा। सेकंड सेशन होता है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का 1934 में। इसके जो चेयरमैन होंगे वो होंगे पुरुषोत्तम दास टंडन। थर्ड सेशन होगा हाजीपुर में 1935 में, और इसके चेयरमैन होंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1936 में बिहार प्रोविंशियल जो सभा है वो थोड़ा लैंडलॉर्ड के ऑपरेशन के खिलाफ थोड़ा लड़ती है। ठीक है, कहाँ पे? मुंगेर में। एंड इसके लीडर कौन होंगे? करयानंद शर्मा। तो ये जो सभाएं बनाई जा रही थी, ऐसा नहीं है कि ये बस बना दी गई थी, ये काम भी कर रही थी, एंड ये काम इनका ये सब दिख रहा है इसको। 11 अप्रैल 1936 को ऑल इंडिया किसान सभा बनाई जाती है। कहाँ पे? लखनऊ में। चेयरमैन कौन होंगे इसके? स्वामी सहजानंद, और इसके जो सेक्रेटरी होंगे एनजी रंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसे। ऑल इंडिया लेवल पे 1936 में बनती है 11 अप्रैल को। एंड इनका ऑब्जेक्टिव मेन, ये जो किसान सभाएं बन रही हैं आपकी, वही है कि जो किसान की प्रॉब्लम्स हैं उसको नेशनल लेवल पे लेकर आना है एंड उसको सॉल्व करना है। ये बिहार प्रोविंशियल किसान सभा के सेशंस हैं, ठीक है, जो हुए हैं। जैसे पहला सोनपुर में हुआ, दूसरा गया में हुआ, तीसरा हाजीपुर में हुआ। और इनके भी हमने चेयरमैन देखे थे। पहला स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, दूसरे के पुरुषोत्तम दास टंडन थे, एंड तीसरे के भी स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। कुछ प्रोमिनेंट फार्म लीडर्स हैं और उनके एरिया ऑफ वर्क है। यादवानंद शर्मा गया में एक्टिव थे, यमुना कराई दरभंगा और सारण में एक्टिव थे, राहुल संकृत्यानंद अनवारी या सिवान में एक्टिव थे, और करयानंद शर्मा आपके मुंगेर भरैयाताल में एक्टिव थे। खिलाफत मूवमेंट को देखते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से खिलाफत मूवमेंट एक साथ में कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेंगे ये लोग। ठीक है, स्टोरी आपको पता ही है कि कैलिफ का सिचुएशन हो गया था वहाँ पे, उसको हेड घोषित करने से मना कर दिया था ड्यूरिंग द वॉर। तो यही चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। ठीक है, तो गांधी जी अब लीडरशिप ले लेंगे एंड मुस्लिम्स के कॉपरेशन नेशनल मूवमेंट में अब इनको मिलेगी। 1919 नवंबर में पटना में एक मीटिंग होती है। चेयरमैन होंगे इसके हसन इमाम। ठीक है, यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो बॉयकॉट का वो कर देते हैं कि हाँ भाई, कॉल वॉज गिवन टू बॉयकॉट पीस सेलिब्रेशंस, कि अब भाई पीस वीस से बहुत काम हो गया, अब ऐसे काम नहीं होगा। एंड ये लोग स्ट्राइक कर देते हैं मुस्लिम्स जो बिहार के थे। ठीक है, तो अब साइड बाय साइड जो खिलाफत मूवमेंट है किसके साथ काम कर रहा है? वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के साथ काम कर रहा है। बट धीरे धीरे ये खिलाफत मूवमेंट जो है थोड़ा इनएक्टिव हो जाएगा जब कैलिफ की पावर का सिचुएशन सीन ख़त्म हो जाएगा तब। नेक्स्ट है आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो 1920 में गांधी जी प्रपोज करते हैं कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जैसा हम कुछ लेके आएंगे। ठीक है, और ये जो प्रपोजल था ये एक्सेप्ट होता है कैलकाटा के अंदर जो स्पेशल सेशन था उसमें, और इसके चेयरमैन उस टाइम कौन थे? लाला लाजपत राय। नागपुर सेशन जब हुआ, एक्चुअल जो सेशन होता था उस 1920 का, उसमें कांग्रेस ने ये एक्सेप्ट किया कि ठीक है, नॉन कॉर्पोरेशन के प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं। और इस टाइम पे जो कांग्रेस के चेयरपर्सन है वो आपके CR दास। एक तो देखो रेगुलर सेशन तो है ही जो होना है हर साल, बट बीच बीच में स्पेशल नीड्स, स्पेशल इमरजेंसी की वजह से कुछ स्पेशल सेशंस भी होते थे। तो स्पेशल सेशन में तो अनाउंस किया जा रहा है कि हम भाई ऐसा कुछ लेके आएंगे, एंड उसको मंजूरी दे दी उसमें नागपुर सेशन में, ये रहा। ठीक है, एंड जब इसको फुली अप्रूवल मिला तो उस टाइम कांग्रेस के चेयरमैन थे C. विजय राघवाचार्य।
एंड उससे पहले जो अपने राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने भी नॉन कॉर्पोरेशन के ऊपर काफ़ी जोर दिया था कि ऐसा कुछ लेके आते हैं। एक नसबंदी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कहाँ पे, इलाहाबाद में, कब, 1920 में। अब जो आपके लीडर्स थे राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, हाँ, मोहम्मद साफ़ी दाऊदी, उन्होंने अपने नाम हटा लिए कहाँ से, लेजिस्लेटिव इलेक्शन से। तो ये वही है नॉन कॉर्पोरेशन वाला कि हाँ भाई हम वो नहीं करेंगे, कॉपरेट नहीं करेंगे आपके साथ। जैसे राजेंद्र प्रसाद ने एडवोकेसी छोड़ दी, ठीक है। उनके जो भाई थे उन्होंने राय साहब का टाइटल लौटा दिया और अपनी पोस्ट ऑफ मजिस्ट्रेट से रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। याद रखना है कि नेशनल कॉलेज स्टैब्लिश हुआ टू प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ एजुकेशन, मतलब कि साइंटिफिक और मॉडर्न एजुकेशन इंडिया के टर्म्स में प्रोवाइड करिएगा कौन सा कॉलेज, नेशनल कॉलेज। एंड इसके जो आपके प्रिंसिपल थे वो आपके राजेंद्र प्रसाद थे। 1901 के 6 फरवरी को गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ का इनाग्रेशन किया। कब, कहाँ पे, नेशनल कॉलेज के प्रेमाइसेस में के अंदर ही। एंड इनके चांसलर होंगे मजर हुल्लक, ठीक है। एंड ब्रज किशोर प्रसाद जो है इसके वाइस चांसलर होंगे, वीसी। एंड इस एनसीएम के टाइम ही, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के टाइम ही, जो आपके मजर हुल्लक हैं उन्होंने सदाकत आश्रम का भी को भी इस्टेब्लिश किया। ये इंपॉर्टेंट है कि सदाकत आश्रम किसने इस्टेब्लिश किया, तो मजर हुल्लक ने किया। एंड 1921 में ये सेम मजरूल हक ने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था द मदरलैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे जाते हैं हर साल कि कौन सा न्यूज़पेपर किसका था, तो याद रखना है इसको। एंड 21 में क्राउन प्रिंस आते हैं आपके वेल्स के, तो थोड़ा प्रोटेस्ट वगैरह होता है उनके खिलाफ, तो इतना याद नहीं रखना। हाँ, लेकिन चौरी चौरा इंसिडेंट होता है 5 फरवरी 1922 को, ये डेट याद रखनी है। और 12 फरवरी 1922 को नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया जाता है, काइंड ऑफ सस्पेंड कर दिया जाता है। एंड एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है इमारत शरिया इन फुलवारी, कौन करता है, मौलाना सज्जद, फॉर नॉन कॉर्पोरेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये एक लोकल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, इमारत शरिया, स्टैब्लिश बाय मौलाना सज्जद। शुरू करते हैं नेशनल मूवमेंट एंड बिहार। तो सबसे पहला है आपके स्वराज पार्टी। तो जो 37 कांग्रेस का सेशन था जो गया के अंदर हुआ था, कब हुआ था, 1922 में हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट थे आपके देश बंधु चित्तरंजन दास। इंपॉर्टेंट है हर एक पॉइंट, ठीक है। इस सेशन में कांग्रेस ने डिसाइड किया कि वो जो लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट कर रही है उसको बॉयकॉट करेगी, ठीक है। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जो थे वो फेवर में थे किसके, लेजिस्लेचर में एंट्री के, कि हाँ नहीं भाई हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बट कांग्रेस कह रही है कि हम नहीं करेंगे, बट ये दोनों कह रहे हैं कि नहीं भाई हम करेंगे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि स्वराज पार्टी का गठन होता है कब, 1923 में। तो स्वराज पार्टी का अब एम क्या हुआ कि टू एंटर द लेजिस्लेचर, और हम लेजिस्लेचर में जाके ब्रिटिश पॉलिसीज़ को अपोज करेंगे। वो बोलते थे कि बाहर रहने से नहीं हो रहा, हमें सिस्टम में घुसना पड़ेगा, काइंड ऑफ थिंग है ये, ठीक है। बिहार के अंदर स्वराज पार्टी फॉर्म होती है किसके द्वारा, श्री कृष्णा सिंह के द्वारा, कब, 1923 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट होंगे स्वराज पार्टी के बिहार में वो होंगे आपके श्री नारायण प्रसाद। तो देखो स्टैब्लिश किसकी वजह से हो रही है, कृष्णा सिंह की वजह से। जो उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट है वो आपके श्री नारायण प्रसाद है, और जो सेक्रेटरी हैं, सॉरी, जो सेक्रेटरी हैं वो हैं आपके अब्दुल बारी। साइमन कमीशन की बात करते हैं। अब साइमन कमीशन का हमें पता है कि कोई भी सिंगल इंडियन मेंबर इसमें नहीं था, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा बॉयकॉट का सामना करना पड़ा था। तो साइमन कमीशन 1928 में आता है इंडिया के अंदर, ठीक है। एंड इसका था कि हम जो हमारे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे 1919 में, उनको रिव्यू करना है, ठीक है। उनका ये था कि हाँ हर 10 ईयर्स में हम रिव्यू करेंगे, काइंड ऑफ थिंग थी। तो साइमन कमीशन उसी चीज़ में आया, बस इसके अंदर एक भी इंडिया का मेंबर नहीं था। भाई आप इंडिया के लिए कानून को स्टडी करने जा रहे हो आप, और आपके उसमें एक भी इंडियन नहीं है, तो इसको बॉयकॉट का सामना करना पड़ा, ठीक है। बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए नेशनल लेवल पे, जो जिनके लीडर थे आपके लाला लाजपत राय, इनको डंडे वंडे भी पड़े इस सीन में, ठीक है। पटना के अंदर साइमन कमीशन पहुंचा था 12 दिसंबर 1928 को। एंड बिहार में जो उनके जो लीडरशिप या जिस बैकडोर संभाली थी वो थी आपकी अनुग्रह नारायण सिंह ने। अब है अपनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी। 1931 में क्या होता है कि गंगा शरण सिन्हा, राम नंद मिश्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन करते हैं जिसका नाम है बिहार सोशलिस्ट पार्टी। अब मेन अगर क्रेडिट किसी को दिया जाए बिहार सोशलिज्म का, तो वो जाता है जयप्रकाश नारायण एंड फूलन प्रसाद वर्मा को, ठीक है। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म होती है इन अंजुमन इस्लामिया हॉल, मतलब कहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए तो पटना के अंदर, ठीक है। इसके मेंबर्स थे आचार्य श्री नरेंद्र देव, सेक्रेटरी थे जयप्रकाश नारायण।
और ये कुछ उसके अदर मेंबर्स थे, योगेंद्र शुक्ला, रामवृक्ष मैनपुरी, यही सब। इसका मेन कंट्रीब्यूशन या मेन इसका एम यही था कि सोशलिस्ट आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना है, फार्मर्स एंड लेबर्स को ऑर्गेनाइज करना है एक मूवमेंट के अंदर। अब सीडीएम पढ़ते हैं इन बिहार। तो लाहौर सेशन जो हुआ 1929 में, वहाँ पे जो सीडीएम का प्रपोजल था उसको पास किया गया अलॉन्ग विद पूर्ण स्वराज। अब इन्होंने बोला कि नहीं भाई, हमें अंडर द अम्ब्रेला नहीं काम करना है ब्रिटिशर्स के, हमें अपनी आज़ादी अपने हाथों में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से एक डिफरेंट वेव चलेगी अब, लहर जो आज़ादी की अब तक चल रही थी। एंड इसी को सेलिब्रेट करते हुए पूर्ण स्वराज को 26 जनवरी 1930 को एक इंडिपेंडेंस डे को काइंड ऑफ सेलिब्रेट करते हैं वो। फिर गांधी जी इसी की तरफ दांडी यात्रा निकाल देते हैं 12 मार्च 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को वो सत्याग्रह स्टार्ट कर देते हैं बाय वायलेटिंग द सॉल्ट लॉ। कहाँ पे? दांडी में। ये डेट्स याद रखनी है थोड़ी दिमाग में। अब बिहार की बात करें तो बिहार में भी सॉल्ट सत्याग्रह जो स्टार्ट हो गया कब? 15 अप्रैल से। कहाँ पे? चंपारण जैसी और सारण जैसी डिस्ट्रिक्ट में। अब सीडीएम का तो पता ही है कि हाँ भाई, फॉरेन क्लोथ्स, लिक्कर शॉप, इन सबको अपोज करेंगे। स्वदेशी लीग स्टैब्लिश होती है, याद रखना है, 1930 मई में। प्रेसिडेंट कौन है? सर अली इमाम। अब जो प्रिजनर्स थे आपके छपरा जेल में, उन्होंने भी फॉरेन क्लोथ्स का बॉयकॉट किया, ठीक है, और उन्होंने एक नारा लगा दिया नंगी हड़ताल करके। फिर सीडीएम के तहत और भी मूवमेंट्स लॉन्च किए गए, जैसे चौकीदार टैक्स को अबॉलिश करो, ठीक है। तो सारण वगैरह में इन सब लोगों ने, सारण, साबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना, यहाँ पे लोगों ने टैक्स देना भी बंद कर दिया कि नहीं भाई, हम डिसोबीडियंस में कर रहे हैं ना, डिसोबे कर रहे हैं आपको, तो हम टैक्स पे क्यों करेंगे, इलीगल है ये सारी चीज़ें। 30 जून 1930 को अंग्रेज़ों ने तंग आकर कांग्रेस को एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया और 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को अरेस्ट कर लिया। याद रखना है कि जब राजेंद्र प्रसाद अरेस्ट हुए तो वो अपना नॉमिनेट किसको करके गए अपनी जगह पे? तो दीप नारायण सिंह को नॉमिनेट करके गए थे एज हिज सक्सेसर, कि हाँ भाई, अभी मैं जा रहा हूँ जेल में, तो मेरी जगह आपको काम करना है। ओके, तो याद रखना है। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं। तो इलेक्शंस होते हैं 1937 में, ठीक है। कांग्रेस इतने सीट्सों पे लड़ती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली थी बिहार के अंदर, ये याद रखना है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी कांग्रेस को अच्छी खासी बहुमत मिली थी। एंड जो आफ्टर दिस मतलब श्री कृष्णा सिंह को बोला गया कि आप जाके मतलब गवर्नमेंट बना लो, बट उनको अश्योरेंस नहीं मिला गवर्नर को कि हाँ भाई, मतलब ये इनके उसमें काम हो जाएगा ढंग से, या इंटरफेरेंस नहीं होगा कुछ प्रोटेस्ट वगैरह। तो फिर गवर्नर ने मोहम्मद यूनुस को इनवाइट किया, जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी उस टाइम पे, कि आप गवर्नमेंट बना लो। तो जो पहली कैबिनेट बनती है, इंटरिम कैबिनेट बनती है बिहार के अंदर, वो 1 अप्रैल 1937 को बनती है। एंड इसके लीडर होंगे किसकी लीडरशिप में? मोहम्मद यूनुस की। ये याद रखना है, कृष्णा सिंह नहीं थे पहले, मोहम्मद यूनुस थे। फिर मोहम्मद यूनुस प्रमोट होकर आगे बिहार के सीएम बन जाते हैं। एंड देन उस टाइम उनको बिहार के सीएम नहीं, प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था। बाद में कांग्रेस के डिसीजन से कुछ मोहम्मद यूनुस जो हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं। एंड बिहार की फर्स्ट एक्चुअल जो मतलब कांग्रेस की जो फर्स्ट कैबिनेट बनती है बिहार में, वो बनेगी श्री कृष्णा सिंह की लीडरशिप में। एंड फिर बाद में वो कांग्रेस के पहले चीफ मिनिस्टर बनेंगे, कहाँ के? बिहार के। कौन? कृष्णा सिंह। जो रामदयालु सिंह हैं वो उनको एज अ स्पीकर इलेक्ट किया जाएगा ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड प्रोफेसर अब्दुल बारी को एज डेप्यूटी स्पीकर। ओके, याद रखना है कि पहले स्पीकर कौन थे? रामदयालु सिंह। आगे बात की जाए तो क्विट इंडिया की बात करते हैं। ये स्टोरीज याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया था तो क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था, जहाँ पे गांधी जी ने नारा दिया था डू और डाई। अब क्या होता है, लीडर्स अरेस्ट हो रहे थे क्विट इंडिया के टाइम पे, तो बिहार में भी कुछ लोग अरेस्ट हुए, जैसे राजेंद्र प्रसाद को फिर से अरेस्ट किया गया। और कौन सी जेल भेजा गया इनको? बांकीपुर जेल। ये इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड बाकी अदर लीडर्स भी इसमें हुए अरेस्ट, और इसमें ये सब इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेट हम आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे आज़ाद दस्ता का गठन हुआ। कहाँ पे? नेपाल के अंदर, ठीक है। एंड किसने फाउंड किया था आज़ाद दस्ता को? जयप्रकाश नारायण ने। एम था इसका अगेंस्ट द गवर्नमेंट रह के काम करना है, मतलब जितनी भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एक्सेट्रा वगैरह उन सबको डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। अब जयप्रकाश नारायण इसके पीछे है, उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको हजारीबाग जेल में रखा गया। ये भी याद रखना है। राजेंद्र प्रसाद थे आपके बांकीपुर जेल में, ठीक है, ये रहा, और ये है आपके हजारीबाग जेल में, तो ये इंपॉर्टेंट है।
बाद में ये जेल वेल से भाग गए थे, तो इन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर आज़ाद दस्ता आपका जो है बनाया था। थोड़ा इनका काम वैसा था गोरिल्ला वॉरफेयर टाइप्स का, कि छुप छुप के वो चीज़ें करनी है, फायर आर्म्स वगैरह यूज़ करते थे ये। इसके और लीडर्स थे जैसे राम मनोहर लोहिया, अरुणा सफ अली, ठीक है, योगेंद्र शुक्ला, ये सब। एंड जो रेडियो पब्लिसिटी की जो आज़ाद दस्ता का जो रेडियो पब्लिसिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो राम मनोहर लोहिया के ऊपर थी, वो संभालते थे इस चीज़ को। एंड जो मेन सेंटर था बिहार में क्विट इंडिया मूवमेंट का, वो था आपका गांधी मैदान, ठीक है, इन पटना। नेक्स्ट इज आपका फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट स्टेट ऑफ बिहार। अब बिहार कैसे बना है उसकी क्रोनोलॉजी है। तो अगर सेपरेट बिहार का क्रेडिट देखें तो आपके सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है, ठीक है। एंड जो आपके महेश नारायण, श्री कृष्णा सहाय, नंद किशोर लाल, उन्होंने एक न्यूज़पेपर पब्लिश करना स्टार्ट किया, डैट इज़ योर बिहार टाइम्स, या बिहारी न्यूज़पेपर भी बोलते थे, पटना से इन 1894। जो चीफ एडिटर थे इस न्यूज़पेपर के वो थे आपके महेश नारायण। इस न्यूज़पेपर का काम था कि भाई जो हमारी आवाज़ है कि वी वांट द सेपरेट बिहार स्टेट, उसको थोड़ा प्रमोट करना है आपको उस चीज़ को, ठीक है। तो बिहार टाइम्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट बिहार स्टेट, ओके। 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनती है। कब? 1908 में। पहले प्रेसिडेंट इसके कौन होंगे? अली हसन इमाम, ठीक है। जो फर्स्ट सेशन होगा बिहार प्रदेशक सम्मेलन का वो 1908 में होगा। इसमें सेपरेट बिहार को यूनानिमसली जो है पास कर दिया जाएगा। फिर इसका सेकंड सेशन होगा भागलपुर में, एंड यहाँ पे जो सेपरेट बिहार की डिमांड है वो फिर से आवाज़ जो है वो उठाई जाएगी। तो 1911 में जो आपके सच्चिदानंद सिन्हा हैं और मोहम्मद अली हैं वो एक प्रपोज करते हैं, आगे प्रेजेंट करते हैं फॉर द डिवीजन ऑफ बिहार एंड बंगाल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, ओके। मतलब देखो रोल किसका है मेन? सच्चिदानंद सिन्हा का। ये क्रोनोलॉजी चल रही है कि कैसे कैसे चीज़ें हुई आगे। फिर क्या होता है? 12 दिसंबर 1911 को रॉयल कोर्ट जो दिल्ली में है वो अनाउंस करता है कि बिहार एंड उड़ीसा विल बी फॉर्म्ड एज अ न्यू सेपरेट प्रोविंस फ्रॉम बंगाल। तो ये डेट याद रखनी है कि कौन सी डेट को अनाउंसमेंट हुआ था, डैट इज़ योर 12 दिसंबर। अदर फैक्ट्स देखे जाएँ रिलेटेड टू मॉडर्न बिहार आपके, तो 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना बिहार गए थे और मुस्लिम लीग उन्होंने वहाँ पे उसको प्रोपोगेट किया। 1938 में अब्दुल कायूम अंसारी उन्होंने मोमिन कांग्रेस का गठन किया, जो कांग्रेस के लिए थोड़ी लॉयल थी एंड जो मुस्लिम लीग का इन्फ्लुएंस था इन बिहार उसको कम करने का काम करती थी। 1938 में आदिवासी महासभा का गठन होता है। इसके प्रेसिडेंट थे थियोडर सोरेन एंड एक लीडर थे इनके राम जयपाल सिंह। अब औरतों का भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन था इन द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, जैसे कि श्रीमती प्रभावती देवी, शैला बाला राय, हसन इमाम, सरस्वती देवी, ये सब जो थी, ठीक है। फिर ऐसे ही एक थी आशा सहाय, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन किया था एंड ये भी इसमें ट्रेन थी काफ़ी वेपन्स में। तो आप देख रहे हो कंट्रीब्यूशन कितना है फीमेल्स का। फिर बिहार की लिटरेचर ने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया इन स्प्रेडिंग द नेशनल मूवमेंट। जैसे राजेंद्र प्रसाद ने एक किताब लिखी महात्मा गांधी इन चंपारण, और एक और लिखी खादी का अर्थशास्त्र। याद रखनी ये किताबें किसकी हैं। फिर आपकी एक आई जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी ने लिखी आपकी भारत की वर्तमान दशा, और एक लिखी स्वदेशी आंदोलन। राजेंद्र प्रसाद अलॉन्ग विद स्टूडेंट फाउंड सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, कहाँ पे? इन कैलकाटा। 1916 में जो उस टाइम पे एजुकेशन मेंबर थे एक शंकरन नारायण, उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी बिल को प्रपोज किया इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हमारी जो है हिस्ट्री ऑफ बिहार ख़त्म हो चुकी है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ज्योग्राफी। तो यहाँ तक आप पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।